सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI with me and History Guru, जहां आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 19 और 20 फरवरी के दिन हुई घटनाओं पे। क्या घटा था, क्या हुआ था खास, डालेंगे उस पे नजर और जानेंगे हिस्ट्री गुरु से कि क्यों है महत्वपूर्ण इन सारी बातों को याद रखना। बिफोर स्टार्टिंग द सेशंस, लेट्स हियर द फ्यू वर्ड्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री गुरु कि व्हाई दिस सेशन बिकम्स सो मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर कैंडिडेट्स। Welcome friend and student, this is Mahendra Guru, the official YouTube channel of MahendraGuru.com and you are watching our unique FYI show, यानी कि For Your Information। जिस तरह की बात की जाए कि इस पर्टिकुलर शो में हम प्रीवियस ईयर्स में इतिहास के पन्नों में दर्ज किसी दिन की महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हर दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार जिंदगी के अगर हम बात करें, सभी दिनों की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज से इतिहास की हम बात करें, ऐतिहासिक दिनों की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिक शो, जिसका नाम है FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल आप ही की जानकारी के लिए, आप ही के लिए है, आप ही का है, तो बिल्कुल लिंक को शेयर करना ना भूलें। एंड यस, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। और बिल्कुल देखते इसके साथ ही अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक के बटन पे क्लिक करना तो बनता है। करते हैं, देखते हैं क्या है 19 और 20 फरवरी के दिन ऐसी घटनाएं जिस पे बन सकते हैं आगे जाके क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट इवेंट इफ वी टॉक अबाउट वाज हेल्ड इन 1878। यस, 1878 वो साल था। 19 फरवरी का दिन था जब थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट्स द फोनोग्राफ। तो सर बिल्कुल आपसे जानेंगे क्या है ये फोनोग्राफ। और थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो ये तो एक साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल, अगर हम थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें, और उन्होंने कई सारे ऐसे इन्वेंशंस किए हैं। इससे कुछ दिनों पहले हमने एक और साइंटिस्ट और उनके द्वारा इन्वेंट किए गए पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में, उसके पेटेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज उसी कड़ी में अगर हम बात करें, थॉमस एल्वा एडिसन जाने माने वैज्ञानिक, इन्होंने आज ही के दिन 1878 में फोनोग्राफ नाम का जो यंत्र का आविष्कार किया था, उसके लिए पेटेंट अप्लाई किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, पेटेंट जो होता है किसी नए आविष्कार के लिए, किसी नए इन्वेंशन के यूज के लिए आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को पेटेंट कराते हैं, जिसको बनाने का और इसको प्रोड्यूस करने का अधिकार आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको इनकम होती है, आपकी इनकम जनरेट होती है। यानी कि उसके अलावा, उस व्यक्ति के अलावा और कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर डिवाइस का यूज नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आज ही के दिन थॉमस एल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ के लिए पेटेंट अप्लाई किया था, यानी कि फोनोग्राफ के आविष्कारक कौन हुए, उनका नाम हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। चलिए देखते हैं अगला इवेंट जो कि हुआ था 28 फरवरी। यस, 20 फरवरी का दिन था। 1986 वर्ष था जब मीर स्पेस स्टेशन लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन। जी हाँ। तो ये किस तरीके का इवेंट? सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें, सोवियत संघ की हम बात करें, अब इस नाम की कोई कंट्री विश्व के नक्शे पर नहीं है। सोवियत यूनियन जो रशिया था और उसके साथ ही जो देश थे उनका एक संघ था, उनका एक यूनियन था। तो उसी तरह से सोवियत यूनियन अब हट चुका है। लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करें, 20 फरवरी की बात करें, तो 1986 में आज ही के दिन सोवियत यूनियन ने मीर स्पेस स्टेशन, जो कि अगर हम बात करें स्पेस स्टेशन रखने वाले विश्व में बहुत ही कम देश हैं, उनमें से ये एक देश, अब हम बात करें सोवियत यूनियन, उन्होंने मीर स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था, जो कि अंतरिक्ष की कक्षा में रहकर स्पेस रिसर्च के लिए काम कर रहा था। तो मीर स्पेस स्टेशन किस पर्टिकुलर कंट्री ने लॉन्च किया था, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? देन योर आंसर इज सोवियत यूनियन। तो आपको ये याद रखना है कि आज ही के दिन स्पेस स्टेशन का लॉन्चिंग हुई। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यस, वी हैव 1947 ईयर 20 फरवरी डेट। जब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, तो एक फोटोग्राफ लगी हुई है एटलीस्ट डिक्लेरेशन। और एटलीस्ट डिक्लेरेशन के साथ हम यहाँ क्या समझें इस चीज? यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक चित्र भी देख पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का चित्र देख पा रहे हैं। इनका नाम है, अगर उनके पूरे नाम की बात करें तो क्लीमेंट एटली इनका पूरा नाम होता है। क्लीमेंट एटली ये ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा। पहले प्रधानमंत्री का मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पहले प्रधानमंत्री का मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका पूरा नाम था एटली, यानी क्लीमेंट एटली। डिक्लेरेशन यानी एटली की घोषणा हुई थी 1947 में आज ही के दिन। अगर मैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर न्यूज पर और इस पर्टिकुलर इवेंट पर और प्रकाश डालूं, तो पीएम ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली कि अगर हम बात करें, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि आज ही के दिन 20 फरवरी 1947 के दिन ही उन्होंने ये कहा था कि जून 1948 तक, जी हाँ, जून 1948 तक
उन्होंने ये कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, क्योंकि 1947 की अगर हम बात करें, देश में बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल थी और भारत को आज़ाद करने की मांग तेजी से पकड़ी जा रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे अंग्रेजों पर दबाव डाल रहे थे कि जल्दी से जल्दी भारत को आज़ाद कर दिया जाए, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं का नाम था क्लीमेंट एटली, और उन्होंने वहां की संसद में, वहां की पार्लियामेंट में यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को आई। इसीलिए इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को, इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को एटलीज डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस डिक्लेरेशन के साथ ही साथ उन्होंने एक और पॉइंट कहा, भारत में जो उस समय वायसराय थे उनका नाम भी, यानी उनकी पोस्ट भी चेंज कर दी। और उन्होंने ही ऑल्सो अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन एज द वायसराय इन द प्लेस ऑफ माउंटबेटन। उन्होंने लॉर्ड वेविल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। और माउंटबेटन प्लान का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसके तहत भारत में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया गया था। तो एटली की डिक्लेरेशन भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई थी और भारत में वायसराय के चेंज से जुड़ी हुई थी ब्रिटेन की संसद में। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो बिल्कुल हमारे पास आगे निकल के आता है बर्थडे सेशन की किस किस के जन्मदिन होते हैं 1920 फरवरी में। तो लेट्स क्विकली लुक अपॉन द फर्स्ट पर्सनालिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज। 1630 वाज द ईयर, 19 फरवरी वाज द डेट व्हेन छत्रपति शिवाजी महाराज वाज बोर्न। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो सर यहाँ कहाँ मराठास की बात आ जाती। जी हाँ, मराठाओं के सबसे जाने माने महान छत्रपति शिवाजी महाराज का आज ही के दिन 1630 में जन्म हुआ था। इनका नाम, इनकी पहचान किसी से छुपी नहीं है, इनके बारे में कुछ भी हमें छुपा नहीं है कि आखिर ये कौन है। इनका नाम किसी भी पहचान, किसी भी बात का मोहताज नहीं है। बस थोड़ा बहुत डिस्कशन हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। शिवनेरी फोर्ट महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, शिवनेरी फोर्ट महाराष्ट्र में 19 फरवरी 1630 के दिन इनका जन्म हुआ था। और अगर हम इनकी बात करें, इनके फादर का नाम, या इनसे बात करें कि छत्रपति शिवाजी के शासक बनने से पहले मराठाओं के शासक कौन थे, तो इनकी अगर हम बात करें, शाहजी भोसले। जी हाँ, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माँ का नाम था, मदर नेम था जीजाबाई। जी हाँ, जीजाबाई इनकी माँ का नाम था। और इसके साथ ही साथ अगर हम इनके डेथ की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो डेथ हुई थी वो 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। बिल्कुल। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनकी जो डेथ हुई थी वो रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में हुई थी। इनके नाम पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी बना हुआ है, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट भी है। और अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी मराठाओं में बहुत ही इनका नाम रहा है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं इनसे जुड़ी हुई, तो ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं बन जाते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो वी हैव निकोलस कोपरनिकस। 1473 वाज द ईयर, 19 फरवरी वाज द डेट व्हेन निकोलस कोपरनिकस was born। तो बिल्कुल सर ये भी किसी ना किसी इन्वेंशन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इनका नाम है निकोलस कोपरनिकस, जिनका जन्म 19 फरवरी 1473 यानी 1473 को हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इनका जन्म आज ही के दिन पोलैंड नाम के देश में हुआ था। साथ ही साथ इनके बारे में डिस्कशन करें कि एक आखिर थे कौन या किस तरह का इन्वेंशन उन्होंने किया। ही वाज एन मैथमेटिशियन। जी हाँ, वो एक गणितज्ञ भी थे। ही वाज अ मैथमेटिशियन और साथ ही साथ ही वाज ऑल्सो अ एस्ट्रोनॉट। जी हाँ, वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ वो मैथमेटिशियन भी थे। हु फॉर्मुलेटेड अ मॉडल ऑफ द यूनिवर्स दैट प्लेस द सन रेदर देन द अर्थ एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिस मॉडल के तहत उन्होंने बताया कि जो स्पेस है, जो कि सौर मंडल है, सौर सिस्टम है, उसके केंद्र में सन है, ना कि पृथ्वी। तो तब उन्होंने एक मॉडल को तैयार किया था। इसको निकोलस कोपरनिकस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैथमेटिशियन होने के साथ साथ वह एक एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे। तो आज ही के दिन 19 फरवरी 1473 को इनका जन्म हुआ था पोलैंड नामक कंट्री में। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सनालिटी इज ऑफ मिस्टर अनु कपूर। यस, 1956 वाज द ईयर, 20th फरवरी वाज द डेट व्हेन अनु कपूर वाज बोर्न। एंड बिल्कुल अनु कपूर जी की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रख्यात और विख्यात पर्सनालिटी हैं ये। एक्टर, सिंगर, यस, और कई सारे फील्ड से जहाँ देखा जाए तो सोशल एक्टिविस्ट भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये सोशली भी काफी एक्टिव है। अगर हम इनकी बात करें, 20 फरवरी 1956 को अनु कपूर साहब का जन्म हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में।
जी हाँ, आपने कई फिल्मों में इस एक्टर को देखा होगा, अनु कपूर को देखा। अगर हम बात करें तो जॉली LLB 2। जी हाँ, जॉली LLB 2 जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी है। उस मूवी में भी अगर हम बात करें तो वकील का किरदार, जो ऑपोजिट वकील का जो किरदार है, ऑपोजिट लॉयर का जो किरदार है, वह अनु कपूर साहब ने ही निभाया है। इनके बारे में कुछ और डिस्कशन करना चाहूंगा। ही इज एन इंडियन फिल्म एक्टर, हम सभी जानते हैं, एंड टेलीविजन प्रेजेंटर। जी हाँ, साथ ही साथ एंकरिंग भी की है कई टीवी शोज में, एंड बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द वोकल रियलिटी शो अंताक्षरी फ्रॉम द 1993 टू द 2006। 1993 से लेकर सन 2006 तक, जो कि टेलीविजन के चैनल पर बहुत ही ज्यादा फेमस जो कि चैनल हुआ करता, जिसको हम अंताक्षरी कहते थे, जिसमें व्यूअर्स का अंताक्षरी खेलते होने, जो कि हमें काफी पसंद भी था। बिल्कुल। तो उनके अगर हम बात करें, उसके एंकर भी रह चुके हैं अनु कपूर। तो जानी मानी हस्ती हैं, जाने माने फिल्म एक्टर हैं अनु कपूर। 20 फरवरी 1956 को भोपाल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ऑबिचुरीज की बात। किसकी पुण्यतिथि होती है 19 और 20 तारीख में से किसी में? तो यस, द पर्सनालिटी विच वी हैव, जिसका हम ऑबिचुरी आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपने इस सेशन में अपने साथ। तो यहाँ नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्लाइड का थोड़ा सा शायद टेक्निकल इशू है, तो हम चाहेंगे इसको जरा चेंज कर दिया जाए स्लाइड को, ताकि हम डेथ पार्ट पे आगे बढ़ के पर्टिकुलर प्रोसीड कर सके। तो लेट्स प्रोसीड विद द डेथ पर्सनालिटी और देखते हैं अगला पर्सनालिटी कौन है जिसका हमें ऑबिचुरी डिस्कस करना है। इसके अलावा बिल्कुल स्लाइड को चेंज किया जाए ताकि हम उस पर आगे बढ़ सकें। जी हाँ, अगर हम बात करें कि डेथ की, अगर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, 1915 गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो डेथ हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, वह आज ही के दिन हुई थी। जी हाँ मैम, तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जाने माने धार्मिक गुरु हैं और राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल जो टीचर माने जाते हैं, पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, किसके? महात्मा गांधी के। तो इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इनका जन्म 1915 को ही हुआ था, जिन्हें गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें लीडर्स की, अगर हम बात करें, कांग्रेस का एक समय विभाजन भी हुआ था, कांग्रेस का बंटवारा हुआ था नरम दल और गरम दल के तौर पर। तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो हमने जैसा पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल जो थे वो की एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल का लीड करते थे, लेकिन जो नरम दल था, जिसे मॉडरेट और लीडर कहते थे, उनमें सबसे जो मुखर और सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर थे वह गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। तो कांग्रेस पार्टी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ करती थी, उसके जाने माने नेता थे। साथ ही साथ गांधी जी के राजनीतिक गुरु, यानी कि भारत में गांधी जी को लाने और उन्हें राजनीति में लाने का जो श्रेय जाता है वह गोपाल कृष्ण गोखले को ही जाता है, जिनका आज के दिन देहांत हुआ था। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो बिल्कुल हम चाहेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आज हमने अपने सेशन में लिए हैं, और FYI क्वेश्चन बैंक के आज एक नए पेज में किस तरीके के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गदर पार्टी वॉज स्टैब्लिश्ड? निम्न में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? जी हाँ, ऑप्शंस की अगर बात करें तो यस, फ्रांस, जर्मनी, USA, स्पेन, चारों ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे गदर पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल आप ही बताएं कहाँ हुआ था? जी, अगर हम गदर पार्टी की बात करें, यहाँ पर गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1913 में हुई थी, 1913 में हुई थी। लेकिन अभी व्यूवर्स को मौका देते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, जानना चाहूंगा कहाँ हुई थी। लेकिन हमारे व्यूअर्स अगर होस्ट अगर उनके दिमाग में इसका आंसर आ रहा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है उनके दिमाग में जो पर्टिकुलर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, USA सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर था। जी हाँ, तो अगर हम बात करें, अगर उनके दिमाग में अगर USA आ रहा है तो वो बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना USA में ही हुई थी। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर भी बीच में चेक करते चले तो यस, ऑप्शन नंबर सी ही था। हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे टेक्निकल टीम जो है धीरे धीरे स्लाइड्स को आगे बढ़ाएं ताकि क्वेश्चन एंड आंसर्स को कैंडिडेट्स प्रॉपर्ली समझ पाए। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज नेपाल, सेकंड वन इज बांग्लादेश, थर्ड वन इज चाइना एंड फोर्थ वन इज पाकिस्तान। भारत के साथ सबसे लंबी अगर हम बात करें सीमा, स्थलीय सीमा, कौन सा पर्टिकुलर हमारा पड़ोसी देश बनाता है? आंसर तो काफी बिल्कुल यहाँ पे हम आंसर देंगे सर, बांग्लादेश हमें लगता है, और कहीं ना कहीं अब हम अगर आंसर चेक करें स्क्रीन पे आंसर दिखाया जाए हमें तो यस, बांग्लादेश सही है। जी हाँ, अगर सही आंसर की बात करें तो वो बांग्लादेश ही है। 4096 यानी 4096 किलोमीटर की जो लैंड बाउंड्री है
वह हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो चाइना, जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो चाइना होगा। तो आई थिंक व्यूअर्स को क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ हमारी लगती है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और देखा जाए व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल, दीन इलाही अ न्यू रिलीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, एक नया धर्म दीन इलाही किसने शुरू किया था? ऑप्शंस आपके सामने। हिस्ट्री की भरपूर मात्रा हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है हिस्ट्री बेस्ड होता है, हिस्ट्री का इतिहास होता है, अतीत पर आधारित होता है। तो अतीत से जुड़े हुए नए नए फैक्ट, नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। पूछा जा रहा है दीन इलाही रिलीजन को शुरू करने वाला कौन सा शासक? ऑप्शंस आपके सामने है बाबर, सेकंड वन है शेर शाह सूरी, थर्ड वन इज अकबर एंड फोर्थ वन इज जहांगीर। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, इस पर्टिकुलर शासक की बात करें, तो दीन इलाही धर्म काफी फेमस हुआ था, लेकिन उस शासक की मौत के बाद ये धर्म भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया, मतलब कि एक तरह से मिसप्लेस हो गया और लोगों ने इसे हटाना शुरू कर दिया। अगर इस पर्टिकुलर धर्म की बात करें तो इसे अपनाने वाला पहला और आखिरी व्यक्ति बीरबल ही था। और बीरबल था तो बिल्कुल सर इंट्रोडक्शन में अकबर का नाम ही आएगा यहाँ पे। तो जी हाँ, अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होंगी, तो जिसको अपनाने वाला पहला और आखिरी व्यक्ति बीरबल था, तो बीरबल का अकबर से संबंध है, तो इसका सही आंसर भी क्या होना चाहिए? अकबर। जी हाँ, बिल्कुल। लेट्स टेक ओवर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिनियम में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जी हाँ, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, इसका जो पहला सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, और 1885 को हुआ था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 1885 में जो बॉम्बे में पहला अधिनियम कांग्रेस का हुआ था, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स ने, यानी कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? ऑप्शंस आपके सामने 71, 72, 75, 76। अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से अपने दिमाग में सोचिए और टाइप कर सकते हैं आप कि आखिर इस पर्टिकुलर। और अगर आंसर की अगर हम बात करें तो सर 72, क्योंकि हम एक काम ये करते हैं कि आप क्वेश्चंस पूछिए, ऑप्शंस पूछिए, आंसर देखते हैं, हमें पता है कि नहीं, क्योंकि FYI के सेशन में हम भी लगातार जुड़े हुए हैं एज अ कैंडिडेट ही बोले यहाँ पे, या एक चीज बोले, क्योंकि नॉलेज एनहांसमेंट की बात आती है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? बिल्कुल जी हाँ, 72 डेलीगेट्स की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सेशन में 72 लोगों ने हिस्सा किया था। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स की तरफ से आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज Who was the author of Wake Up India? Wake Up India का लेखक कौन था? ऑप्शंस आपके सामने रविंद्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर, थर्ड वन इज अमिता मलिक एंड फोर्थ वन इज एनी बेसेंट महोदया। बहुत आंसर इजी सा क्वेश्चन है। बुक का नाम पूछा रहा है कि वेक अप इंडिया नाम की जो बुक है उसके जो राइटर हैं वो कौन? आंसर इसका हमें पता है, डेफिनेटली एनी बेसेंट। जी हाँ, आई थिंक व्यूअर्स के दिमाग में भी यही एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। एनी बेसेंट महोदया, जिन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए भी जाना जाता है, उन्होंने एक बुक लिखी थी भारत को वेकअप करने के लिए, भारत के युवाओं को जगाने के लिए। स्क्रीन पे आंसर सही है या नहीं है? तो यस, एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ, बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने मलेशिया, स्कॉटलैंड, चाइना एंड इंडिया। तो यहाँ पर व्यूअर्स एक बात तो समझ गए, भारत का तो नहीं हो सकता। जी हाँ, भारत का नहीं हो सकता, चाइना का हो सकता है या नहीं, स्कॉटलैंड का हो सकता है नहीं, या मलेशिया का तो नहीं है। तो हमें लगता है सर मलेशिया का होना चाहिए। जी हाँ, मैम जा रही हैं मलेशिया नाम के देश के साथ, तो हमें भी मैम के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह मलेशिया ही है। कि मलेशिया जो देश है, मलेशिया जो राष्ट्र है, उसका जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है, वह बैडमिंटन ही है। बिल्कुल, तो स्क्रीन पे देखते हैं आंसर सही है या नहीं है। तो जी हाँ, मलेशिया इज द राइट आंसर। बड़े इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, लेकिन यस, इंडिया के स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सर इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है हॉकी। नहीं, इस पे विवाद है। कबड्डी नो नहीं, अब बताइए यहाँ पे ना। जी हाँ, अगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, नहीं बिल्कुल क्रिकेट भी नहीं है जी नहीं। अगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और हमारे कुछ व्यूअर्स को जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत का कोई भी ऑफिशियली नेशनल गेम नहीं है। क्योंकि सर हमें जहाँ तक याद है बचपन में जीके में हमने नेशनल स्पोर्ट हॉकी पढ़ा था। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, हमने भी यही पढ़ा था। लेकिन अगर हम आरटीआई की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें, हमें अगर सूचना का अधिकार जब से हमें कानून 2005 से मिला है, उस कानून के तहत जो जानकारी मानी गई है, तो खेल मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हॉकी ही भारत का नेशनल गेम है, या इसके अलावा कोई भी गेम नेशनल भारत का है। तो हमारे पास इस बात की कोई भी ऑफिशियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है कि भारत का जो नेशनल गेम है वह हॉकी ही है। तो माना जाता है, हम भी मानते हैं और आप भी मानिए और आप सभी भी मानिए,
लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की मानते हैं। बिल्कुल। भक्ता तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर एंड बाबर। हम सभी के डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। भक्त तुकाराम इनमें से किस पर्टिकुलर शासक के दरबार के दरबारी थे, उस पर्टिकुलर शासक के दरबार से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर की अगर हम बात करें तो सर यहाँ हम गेस करेंगे जहांगीर। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैम द्वारा दिया गया आंसर सही है या गलत। तो लेट्स सी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर बी इज जहांगीर। तो मैम ने यहाँ पर जो गेस किया था वो बिल्कुल सही रहा और जहांगीर इसका सही आंसर है। भक्त तुकाराम जहांगीर के शासन से और जहांगीर के दरबार से ही संबंध रखते थे। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In which ruler's reign the post system was introduced? डाक प्रथा का प्रचलन किसके शासन में हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर एंड शाहजहां। डाक प्रथा का प्रचलन, साथ ही साथ भारत का सबसे लंबा जो रोड है जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, तो ये हमें पता है। मैंने गैस किया, मैंने कुछ हिंट दिया और मैम समझ गई और कुछ व्यूअर्स भी समझ गए होंगे कि भारत में जिसे हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, तो भारत के सबसे लंबा जो हाईवे था उसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था और डाक प्रथा का जो प्रचलन था वह भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। तो सही आंसर होना चाहिए शेरशाह सूरी। जी हाँ, शेरशाह सूरी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या इस प्रश्न का यही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले पोस्ट सिस्टम को स्टार्ट किया था। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which continent of the world does not have a desert? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? जी हाँ, रेगिस्तान नहीं है, मरुस्थल नहीं है, डेजर्ट नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ऑप्शंस आपके सामने और मेरे व्यूअर्स यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे कि हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को समझते हुए। बिल्कुल, तो सर एशिया में तो डेजर्ट्स हैं। बिल्कुल। नॉर्थ अमेरिका की भी अगर हम बात करें तो मे बी यस वहां पे भी हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो आइडिया नहीं है, लेकिन यूरोप में डेजर्ट नहीं है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही छोटे छोटे अलग अलग यूं कहें कि छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइडेड है। और अगर हम बात करें वहां पर समुद्र और साथ ही साथ वहां पर जो हम बात करें कोस्ट लाइन्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर यूरोप इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, बिकॉज यूरोप ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर मरुस्थल ना के बराबर है या है ही नहीं। तो देखते हैं क्या यूरोप इसका सही आंसर होना चाहिए। हमारे व्यूअर्स भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। बिल्कुल जी हाँ, तो इसका सही आंसर है यूरोप, यानी कि व्यूअर्स ने भी बिल्कुल सही सोचा और हमने भी थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का सही आंसर आपको दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इस सेशन के आखिरी प्रश्न की ओर। Which one of the following is the longest national highway in India? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH है, यानी कि नेशनल हाईवे। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन इजी है। हाँ, ये क्वेश्चन भी इजी है और ऑप्शंस भी आपके सामने। NH2, नेशनल हाईवे नंबर 2, NH7, नेशनल हाईवे नंबर 7, NH3 एंड NH13। जी हाँ, व्यूअर्स को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और मेरे हिसाब से हमारे व्यूअर्स काफी अवेयर हैं इस चीज के बारे में। बनारस से लेकर, बिल्कुल, अगर आपको बनारस से लेकर कन्याकुमारी जाना है तो एक ही NH आपकी हेल्प कर सकता है, वो है NH7। बनारस से लेकर कन्याकुमारी नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 7। तो लॉन्गेस्ट हाईवे हमारे देश का हो जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 7। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे स्क्रीन पे आंसर सही है या नहीं। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। NH7 बनारस से लेके कन्याकुमारी, बनारस या वाराणसी कह सकते हैं, वाराणसी टू कन्याकुमारी इट कनेक्ट्स। तो NH7 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो इसी के साथ सेशन को खत्म करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, यस, एंड कीप ऑन कमेंटिंग, शेयरिंग द वीडियो लिंक so that your friends, colleagues can get benefited by each and every session. If not done the subscription, do it, because subscription is mandatory to participate in F3 and to get all the videos from our channel, that is Mahindra Guru. And yes, हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स अभी शुरू हुए हैं SBI PO 2017 को टारगेट करके, उन सबके साथ आप जुड़े रहे। ब्रेन टीजर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 PM evening, F3 fastest finger first dedicated to SBI preparations 10 AM मॉर्निंग वेडनेसडे। और इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम्स 10, 11, 12 टाइमिंग जो है उसका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का, और उसके अलावा टॉप 10 क्वेश्चंस। तो बहुत कुछ है महिंद्रा गुरु के चैनल पे आप सभी के लिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।